साइंस की थी रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पूनम कादिर मैम, एंड फॉरवर्ड प्रो वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी को, कि आप भी हमारा साथ में हैं। और जिनके इंतजार में है अब, वो सभी रास्ते में हैं, जैसे से आते जाएंगे सब आपके साथ यहाँ पर शामिल होते जाएंगे। इससे पहले कि कोई कार्यक्रम शुरुआत हो, थोड़ी बात फूलों की होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में फूलों का वह गुलदस्ता है जहां पर अलग अलग स्वभाव और अलग अलग रंग के विद्यार्थी हैं, और आज इस हॉल में, अल्बर्ट ऑडिटोरियम में सब मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा अपने वॉलंटियर्स को कि वो बुके और शॉल लेकर आएं, और हमारे बीच उपस्थित श्री राजीव रंजन जी को, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उनका सम्मान करें। और यह सम्मान जो है वो हमारे डीएसडब्ल्यू सर डॉक्टर राजकुमार शर्मा सर के कर कमलों से होगा। श्री राजीव रंजन एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का रांची विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत। उपस्थित श्री प्रवीण कुमार, जो कि ऑल इंडिया रैंक 7 यूपीएससी एग्जामिनेशंस जम्मू से बिलोंग करते हैं, उनका इस रांची विश्वविद्यालय के आर्ट सभागार में स्वागत करें। प्रोफेसर डॉक्टर पूनम कादिर मैम हैं, तो उनका भी हम लोग तरफ से पुष्प के द्वारा यहाँ सुनने के लिए आए हैं, ये बहुत ही लाभान्वित हो गए। तो इस दिशा में मैं हमारे सारे डीन्स, सारे हेड्स और सभी प्रोफेसर्स, सभी विद्यार्थी, सबका स्वागत मैं रांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से करता हूं। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच नव उदित ब्यूरोक्रेट यहाँ उपस्थित हैं, प्रवीण जी, जो काफी मेहनत करके बड़ी जल्दीबाजी में काफी दूर से ही आ रहे हैं, आनंद फान में पहुंचे हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि इन्होंने कष्ट उठा करके और इस आयोजन में शिरकत करने का मन बनाया। और दो और ऑफिसर्स अभी कुछ देर में पहुंचेंगे, उनकी अपनी तरह की व्यस्तता होती है, वो भी आने वाले हैं, तो धैर्यपूर्वक हम इनको सुनेंगे। मंच पर बैठे सभी लोगों का स्वागत है। सभी जिनका प्रहरी लोग, सभी विद्यार्थी जो बाहर खड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आप धैर्यपूर्वक सुने। इस तरह का अवसर बहुत कम ही प्राप्त होता है जब हमें IAS ऑफिसर्स को सुनने का मौका मिलता है और ये आपको प्रोत्साहित करेंगे। तो आई थिंक देयर वर्ड्स विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटेंस मोटिवेशनल सेशन। देखिए, यूपीएससी में सफलता के लिए जहां तक मेरा मानना है, अगर जोश और होश के बीच सही समन्वय स्थापित कर दिया जाए तो सफलता आपके कदमों को अवश्य चुमेगी। इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट, दीज आर द टू यार्डस्टिक्स which determine degree of success in your life. So I hope today you can, after listening to these bureaucrats, you will be in a position to determine your ways that will ensure success for you. So I hope all of you will patiently listen to these officers, and accordingly you will like to act also, so that you may succeed in life and you may take the name of my Ranchi at national level through your grand success in this competitive examination. So I once again welcome all of you in this program. Thank you. थैंक यू डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर रांची विश्वविद्यालय। मैं इससे पहले कि उन्हें बुलाऊं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया और ऐसा एक समा बांधा है कि जिसको सुनने के लिए आज इतने विद्यार्थी, जगह नहीं भी मिल रहा है, फिर भी ये सभी खड़े होकर भी सुन रहे हैं। आज हमारे बीच जो ऐसे अचीवर जो आज हमारे बीच आएंगे, हमारे साथ स्टेज पर श्री प्रवीण कुमार जी आए हुए हैं। इनके अलावा जो यूपीएससी टॉप रैंकर हैं श्री शुभम कुमार जी, वह भी थोड़ी देर में हमारे बीच में रहेंगे।
साथ ही श्री सौरभ जो कि IPS हैं बैच 2016, वो भी बस पहुंचने वाले हैं सभी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे काम होते हैं, उसी बीच हमारे लिए थोड़ा समय निकालना है। और फिर श्री मुकेश कुमार जो कि IPS हैं 2018 बैच के, ये सभी लोग हमारे साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं जिला प्रशासन रांची को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके सहयोग के बिना हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाते। और साथ ही मैं यूनिवर्सिटी के जो हमारे VC हैं कामनी मैडम और यहाँ की पूरी फैकल्टी, उसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम समय में एक फोन कॉल के द्वारा सिर्फ कोऑर्डिनेशन के बाद इतने बड़े कार्यक्रम का हम सफल आयोजन करा सकने में सक्षम हुए हैं। ये अपने आप में ये डेडिकेशन दिखाता है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ यूनिवर्सिटी की पूरी फैकल्टी को, VC मैडम को, इसके पूरे प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी विद्यार्थियों का भी, जिन्होंने अलग अलग जगह के अपने शेड्यूल को कैंसिल करके आज इस जगह पे आने और हमारे जो इस बार के जो टॉपर्स हैं उनसे रूबरू होने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। मैं 2010 बैच का हूँ, यानी कि लगभग 10 साल की सर्विस मेरी हो चुकी है। और मैं कुछ उन पहलुओं के बारे में आपके साथ विस्तार से डिस्कशन करूंगा जो तब भी उतने ही प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है और आगे आने वाले कई वर्षों तक निश्चित तौर पर प्रासंगिक रहेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। मैं बात करूंगा सबसे पहले उन भ्रांतियों की तरफ, उन मिथ्स के बारे में जो मिथ्स आपको किसी न किसी रूप में रोकते हैं कि आप UPSC की तैयारी ना करें, आप सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान न रखें, केवल ऐसे समारोहों में आए, एक वक्ता को सुने, कुछ चीजें नोट करें, वापस चले जाएं और सिर्फ अपने आप में जो आपका एजेंडा चल रहा है, जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आपने अपने लाइफ का या जो आपने अपने एजुकेशन का गोल बना रखा है उसी चीज पर। तो मैं उन मिथकों के बारे में बारी बारी से आपके साथ डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रेरित कर सकूं उन पहलुओं के साथ जिन पहलुओं से कभी एक समय में मैं प्रेरित था, मोटिवेटेड था और जिसकी वजह से मैं सिविल सर्विसेज करने के लिए आगे आ पाया। एक और भ्रांति चलती है, आपस में डिस्कशंस में चलता है, कभी हमारे सीनियर्स बताते हैं, कभी हमारे कलीग्स बताते हैं, वो बताते हैं कि अगर आप IAS हैं तो निश्चित तौर पर शुरुआत में आप टॉपर रहे होंगे। आप क्लास 1 में टॉपर रहे होंगे, आप क्लास 5 में टॉपर रहे होंगे, आपने मैट्रिकुलेशन में अपने स्कूल में नाम किया होगा, आपने ISC में भी नाम किया होगा। जब तक आप फर्स्ट डिविजनल के टैग को शुरुआत से लास्ट तक आप नहीं कैरी करते हैं तब तक आप नहीं बन सकते। ऐसे में कई कहावतें भी हमारे मुल्कों को सही करती है। कहावतें क्या है? होनहार विद्वान के होश चिकने पर जो देखने में लगता है वो बच्चों में दिख ही जाता है। और ये चीजें हम सब लोगों के मन में ऐसी बैठ गई है कि हम उन चीजों से निकल ही नहीं पाते, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास आ ही नहीं पाता। हमें लगता ही नहीं है कि हमने कभी फर्स्ट डिवीजन आया ही नहीं, मैं IAS कैसे बन सकता हूँ। और मुझे लगता है ये भ्रांतियां कई लोगों की होंगी, इसलिए होंगी कारण कि हर व्यक्ति तो फर्स्ट डिवीजन आ ही नहीं सकता। फर्स्ट डिवीजन तो किसी एक को आता है, सेकंड डिवीजन तो किसी तो कई लोग होते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो मैं आपको बता दूं, ये भ्रांतियां हैं। मैं फिर से नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सर्विस के भी जिस मुकाम पे हूँ, मेरा नाम लेना बड़ी दूर तक वो मैसेज चला जाएगा कि आखिर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में वो झारखंड में नहीं, बिहार में हमसे 4 या 5 बैच सीनियर है, बड़े ही अच्छे पोजीशन पे हैं। और मैं आपको बता दूं वो मैट्रिकुलेशन में 3rd डिविजन, इंटरमीडिएट में 3rd डिविजन, ग्रेजुएशन में 3rd डिविजन और IAS में उन्होंने टॉप किया। टॉप 10 में उन्होंने अपना स्थान बनाया और आज बिहार में अच्छी पोजीशन में। तो ये सब कहीं ना कहीं मिथक है जो हम सब लोगों को बांध के रखता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, साइकोलॉजिकली हमें पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। और यही मैं बता रहा हूँ, हम माने या ना माने, जब आप एक अच्छे पोजीशन पे होंगे तब आपको लगेगा, ये फील होगा कि अच्छा ये झारखंड और बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से इन मिथकों ने आपके भीतर इस तरीके से जड़ बना दिया है कि खुद आपको भी होगा और आगे आने वाले समय में आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी किसी न किसी रूप में रोक के रखेगी। इन भ्रांतियों को आप दूर कर दीजिए, सिर्फ अपने मन पे सुनना है। मुझे लगता है कि तभी एक रात चलोगे। अकेलेपन का जो सौंदर्य है, अकेलेपन की जो जीवता है, जो जीवस्ता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको उसी में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण बात है, इस सिविल सर्विसेज की तैयारी के ठीक पहले किताबें खरीदनी, मैगजीन खरीदना, सेपरेट रूम रहना, अपने पेरेंट्स से बहुत हद तक, मैं छुटकारा तो नहीं बोलूंगा, छुटकारा थोड़ा ज्यादा शब्द हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेपरेट रहने की कोशिश हम लोग शुरुआत कर देते हैं कि चलो हमें थोड़ा पढ़ने का समय चाहिए। इन चीजों का हम लोगों को तैयारी करना है। सबसे जो पहली जो चीज है जो सिविल सर्विसेज के लिए आपको चाहिए वो है आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि आप तैयारी करना चाहते हो, बस इतनी साइकोलॉजी होनी चाहिए, इससे ज्यादा किसी साइकोलॉजी की जरूरत नहीं। जिस दिन हमारी हिम्मत कर गई कि हम रेलवे की एग्जामिनेशन, एसएससी की एग्जामिनेशन, केवल नौकरी कर लेने भर की तमन्ना को हमने छोड़ दिया, तो आप मान के चले कि उस दिन आप उन बंधनों से मुक्त हो गए जो बंधन आपको यूपीएससी की तैयारी करने नहीं देती थी। तो आपको साइकोलॉजिकली पहले तैयार होना होता है। अब कई बार है कि इसमें 3 ग्रुप है। एक वो व्यक्ति है जिनके घर से, एक वो विद्यार्थी है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तैयारी करनी ही करनी है। एक सेक्शन हमने उस विद्यार्थी का रख लिया। दूसरा उन विद्यार्थियों का रख लिया जो लाख कोशिश करें, उनको तैयारी करने का माहौल नहीं मिलता है, तो ये लिख के रख लें, ना तो उनके घर का माहौल है ना उनके पेरेंट्स का है। और तीसरा एक कंफ्यूज साइकोलॉजी वाले लोग हैं, चाहेंगे तो घर वाले तैयारी करने दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अपेक्षा को केवल काफी ऊपर नहीं रखा है, काफी नीचे रखा है, जो मिल जाए। रेलवे में सफलता मिल गई, ले लेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इस 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों में आप अपने आप को कहां पाते हैं, ये सबसे पहले आपको जज करने जा सकता है। और मुझे लगता है हर कैटेगरी के विद्यार्थी निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बस केवल उनमें वो उत्कंठा होनी चाहिए कि नहीं मुझे तैयारी करनी है। एक भ्रांति भी है, आपस की कहावतें भी हैं, बड़े लोगों की आप कह सकते हैं कि उनका एडवाइस भी होता है कि अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो उसके पहले कोई ना कोई जॉब हम लोग को सिक्योर कर देना चाहिए, क्योंकि आईएएस एक चक्र में चलता है। सबसे पहले आपका ये 2 चरण का एग्जामिनेशन होता है। आप सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट देते हो, जिसको कि हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो जाने के बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो। मेंस के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपका रिटन है, और रिटन में क्वालिफाई करने के बाद मेंस के दूसरे पार्ट इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट करते हो, फिर आप इंटरव्यू देते हो फाइनली। सबसे पहले 3 चीजों को समझने की जरूरत है, और यह सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिर्फ एक जॉब नहीं है कि हमें एक जॉब करना है, एक देश सेवा की भावना भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, सब लोग यहाँ पे आए, और मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप लोग जिस तरीके से शरीक हुए हैं, जिस उत्साह के साथ, उस उत्साह के साथ आप गंभीरता से सोचे कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी जा सकती है। अपने साइकोलॉजी के लेवल को आप स्ट्रॉन्ग करें कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन के प्रति अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रख सकते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे बढ़ें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे विद्यार्थी समूह हैं, आप सब अपने घर का, अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, और जब हम अगली बार किसी समय इस कार्यक्रम को करें, आप में से कई चेहरे इस जगह पे आए और आगे आने वाले बच्चों को हम गाइड करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक मानक होता है, बहुत बड़ी एक कड़ी होती है, जो निश्चित तौर पे आपको बाकी दुनिया से, बाकी जो बैकग्राउंड से उस चीज से जोड़ती है, और आपको नहीं पता चलता, अनायास ही आपको पता नहीं चलता कि आप क्या बन गए। ये चीजें जो कर लेता है उसको पता चलता है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे याद है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं बड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहने वाला था, हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, हिंदी माध्यम से एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गया, और जैसे ही मुझे सिलेक्शन हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या से क्या बन गया था इसका। तो मैं अपने हर स्कूल में गया, हर कॉलेज में अपने इलाके का गया, जिस तरीके से आज प्रवीण कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम कर रही है, और अभी मैं शुभम से भी मैं मॉर्निंग से टच में था, पटना एयरपोर्ट से वो चल चुके होंगे। मुझे लगता है कि 1 से 1:30 बजे के आसपास वो आप लोग के बीच में आएंगे, और डे आफ्टर टुमारो प्रवीण कब से शुरू है आप लोग की ट्रेनिंग? 3 तारीख से, 3 दिसंबर से मसूरी में इनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। ये लास्ट प्रोग्राम है, ये अलग अलग जिलों में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, ये लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके बाद ये सीधे मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो आप उनकी बातों को गंभीरता से सुने, और जो अद्यतन चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को अपने मन में रखें, और अगर कुछ सवाल है तो निश्चित तौर पे आपको प्रवीण से पूछना ही चाहिए, ताकि आप अपने मन की चीजों को जान सकें। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। रांची शासन
उनसे आग्रह करूंगा यहाँ करके बच्चों को मोटिवेट करें। श्री सौरभ जी, 41 वर्ष है। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले मैं थैंक करूँगा राजीव सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं एक बात बता दूँ कि आई एम नॉट अ वेरी गुड ओरेटर और जो डिटेल है मुझे लगता है काफ़ी नए नए लोग हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस हैं। मैं जो हूँ 2016 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दे दूँ, बिकॉज जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये रहता है कि विल आई बी एबल टू क्रैक इट और नॉट, क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं। बिकॉज हम लोग जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारी बैकग्राउंड बहुत वैसी नहीं रहती है। हो सकता है हमने 10th में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर किए हों, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हों, आगे अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए। तो ये जो डाउट है, सेल्फ डाउट, उसको सबसे पहले क्लियर करने के लिए मैं अपना आपको बेसिक बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे स्टूडिंग की है, मैंने क्या क्या किया है आगे, तो दैट कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने 10th जो है नॉर्मल स्कूल से की है। स्कूल का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वो DPS बोकारो या DAV शामली या RK पुरम टाइप का स्कूल नहीं है, एक बेसिक स्कूल है, इसका नाम भी आप नहीं जानते होंगे। उसी तरह 12th भी मैंने ऐसे ही किसी स्कूल से किया, उसका भी नाम रेयरली लोग जानते होंगे। मैंने इंजीनियरिंग करी है। इंजीनियरिंग जो मैंने की है प्राइवेट कॉलेज से की है। मेरी AIEEE में रैंक जो थी उस समय काफ़ी खराब मानी जाती थी, मुझे अब पता नहीं कितना होता। मेरी AIEEE में रैंक थी 24,309, जो कि काफ़ी खराब होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अगर आपको नहीं पता है। तो मेरी रैंक जो है उस मामले में भी खराब थी, तो आपको निश्चित है। तो इसलिए जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं आप इस बारे में निश्चित रहे कि टॉपर्स ओनली क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने 1 साल जिंदल पावर लिमिटेड है उड़ीसा में, मैंने वहाँ जॉब किया था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के मैंने तैयारी की। मेरा चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट रैंक मेरी अच्छी नहीं थी। मेरी रैंक जो है UPSC में 123 थी। ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आता हूँ, मैं जब तैयारी करने गया था, मैं जब जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ करके फिर मेरे को लगा कि नहीं यार जॉब मुझे नहीं करना, मैं तैयारी करूंगा। तो मैं जब तैयारी करने गया था तो मुझे यह भी नहीं पता था कि तैयारी के लिए कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब कुछ मुझे आइडिया नहीं था। मैं बस गया था और जब मैं गया था तो मैं 2 पेपर हुआ करते थे ऑप्शनल में। अब एक ही पेपर होता है ऑप्शनल का, पहले 2 पेपर हुआ करते थे। तो सभी लोग वहाँ उस समय ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते थे या सोशियोलॉजी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज द कांस्टेंट सब्जेक्ट, उसके साथ एक एडिशन होता था। तो वैसे ही मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में एक एडिशन ले लिया और फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर बाद में 2013 में सिलेबस चेंज हो गया, फिर बाकी चीजें अलग है। ये जो पूरी डिटेल मैंने बताई है ये इसलिए कि आप किसी भी स्टेज पे हो, कहीं पे भी हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, आप इस तैयारी में अपना कितना एफर्ट देना चाह रहे हैं, वही मैटर करता है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता है। सर ने काफी डिटेल में बता दिया है। आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका इंग्लिश, हिंदी, ये सब कोई बैकग्राउंड कहीं मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स कि आप जब से तैयारी के लिए जा रहे हैं, जिस दिन से जो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, वो वही वाली बात है कि आप जिस दिन से जाकर उसी दिन से आपके लिए तैयारी का जो है पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसलिए बिकॉज कि आई एम फ्रॉम 2016 बैच, तो मुझे लगता है कि नए बैच वाले ज्यादा बताएंगे आपको कि कितने क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, फिर क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बेसिक चीजें जो इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम की तैयारी के लिए वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। क्या क्या चीजें जो है इस एग्जाम में जरूरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि ये एग्जाम है, ये मैं क्रैक कर सकता हूं। बिकॉज पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम और आप भी जो है उसी में से एक है। आप कोई अलग नहीं है, आप कोई डिफरेंट नहीं है कि आप इस एग्जाम को नहीं क्रैक करेंगे और आप कोई ऐसे भी डिफरेंट नहीं कि एग्जाम क्रैक ही कर जाएंगे। इसलिए अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में फेथ होना चाहिए कि आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। मुझे इस एग्जाम के बारे में जानकारी है, मुझे यह एग्जाम क्लियर करना है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपने एग्जाम को लेकर के तैयारी करनी। एग्जाम की तैयारी को लेकर के अगर हम कहें कि क्या क्या चीजें आवश्यक है, पहली चीज जो बहुत आवश्यक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कहाँ करना है? इस एग्जाम में हर जगह टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखेंगे इस एग्जाम का साइकिल तो प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ओवरऑल 1 ईयर का साइकिल होता है।
और जो सिलेबस होता है वो भी करीब आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो करीब 1 साल आपको ढंग से सिलेबस पढ़ने में समय लगेगा, तो करीब 2 साल का साइकिल होता है। और सिलेबस ऐसा है जो कि यू कांट से कि मतलब मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। सिलेबस मैसिव है और सिलेबस जो है अनएंडिंग। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट में कि आप कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, वो जानना आपके लिए काफी जरूरी है। फिर मैंने पहले कहा क्या पढ़ें, वो सारी चीजें आई थिंक वो लोग बताएंगे, बट मैं ये स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपने रिसोर्सेज जो है, जो भी फॉलो करते हैं, उसको लिमिट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने जो 2.12 में पहला एग्जाम दिया था प्री का, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। आई थिंक 209 समथिंग लाइक दैट कट ऑफ था, मेरा 204 या 205 था। मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं क्लियर हुआ। उस समय आई थिंक उससे 1-2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, कोई एक मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन आया था जिसको कि लोगों ने कहा कि ये आते हैं ना काफी एनालिसिस वाले आते हैं कि ये यहाँ से पूछा गया, ये यहाँ से पूछा गया, वो वहां से पूछा गया। उसी में किसी ने एनालिसिस करके ये बताया कि ये क्वेश्चन जो है इंडिया ईयर बुक से आया था। अब आई थिंक बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, मेरे को लगता है मैंने भी वही एक बार पढ़ा था, उसको कभी नहीं पढ़ा। तो इंडिया ईयर बुक जो है वो करीब 1300-1400 पेज की बुक है वो, और रिलीज होती थी पहले मई में एग्जाम होता था, मई से आई थिंक 2 महीने 3 महीने पहले शायद से रिलीज होती थी। उस एक क्वेश्चन के लिए मैंने पूरी इंडिया बुक पढ़ डाली, मतलब रात भर दिन भर लगा हुआ हूँ कि इंडिया बुक पढ़ी। अब एक 1300 पेज की बुक अगर आप एक बार पढ़ते तो आप कितना रिटेन करते हैं आप ही जानते हैं, काफी कम चीजें आप रिटेन कर पाएंगे। और उसके बाद वो उस बुक से क्वेश्चन आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं, और एक क्वेश्चन आ भी गया तो डजंट मैटर मच। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए किस रिसोर्स को यूज करें, किस रिसोर्स को कितना यूज करें। एक 1300 पेज की बुक पढ़ना केवल 2 मार्क्स के लिए इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज आपके पास टाइम, खासकर वैसे लोग जिनके पास टाइम कम है, जिन्होंने लेट थोड़ी तैयारी शुरू की है, यानी तो किसी के लिए आपको ये जरूर जानना आवश्यक है आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, उस बुक से कितना पूछा जाता है, या उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितना पूछा जाता है, ये सब चीजों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो ये जरूरी है प्रिपरेशन के पहले, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप कौन सा रिसोर्स ले रहे हैं, उस रिसोर्स का क्या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कितना टाइम बचा है, कैसे वो करेंगे, वो सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही एक पर्टिकुलर रिसोर्स को आप रेफर करेंगे, बिकॉज रिसोर्सेज का एंड नहीं है। दूसरी चीज ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग प्री या ड्यूरिंग मेंस। पहले ड्यूरिंग प्री की बात करें तो जनरली आई थिंक जितने क्वेश्चन होते हैं वो इजीली, अब तो पेपर 2 उसमें उसका क्वालिफाइंग होता है, पेपर 1 जो उसके मार्क्स होते हैं, तो इंश्योर कीजिए कि एक बार जरूर आप पेपर को गो थ्रू कर लें। कई बार होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 60 तक ही पहुंचा और उसके बाद मेरे पास टाइम बचा तो 10-15 मिनट में जल्दी जल्दी आगे करने लगा। वो नहीं होना चाहिए। वंस आप पूरा पेपर जरूर फॉलो कर ले और उसके बाद आप देख ले कौन कौन आपका हो रहा है, और उसके बाद आपको क्लियर करके फिर नेक्स्ट राउंड में दोबारा उस क्वेश्चन को करें। तो ये प्री में बहुत ज्यादा रेयरली लोगों को टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, कभी लोगों को होता है, बट मेंस इज द मेन थिंग जहां पे टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। हमारे टाइम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 12.5 मार्क्स के जीएस में। जीएस का पैटर्न आपको पता है, 4 जीएस का पेपर होता है, फिर 2 आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, एक पेपर होता है आपको, इसमें 2 पेपर होते हैं, उसके बाद एक ऐसे होता है और एक हिंदी और इंग्लिश होता है। जो टाइम कंस्ट्रेंट आपको आता है वो आपके ये 4 जीएस के पेपर में, और जो ऑप्शनल का आपका सब्जेक्ट है उसका 2 पेपर उसमें आता है। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे टाइम में आपको करीब 20 क्वेश्चन पूछे थे 12.5 मार्क्स के। तो करीब अगर आप मोटा देखें तो 20 क्वेश्चन है, आपको 180 मिनट में 20 नमा 180 यानी 9 मिनट जो है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए रखते हैं, और आपको 200 वर्ड करीब देते थे। अब आई थिंक वो 10 क्वेश्चन वो आपको प्रवीण बता रहे हैं किस तरह से, बट ओवरऑल पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है वो आपको जानना है। हमारे टाइम में 20 क्वेश्चन होते थे 12.5 मार्क्स के, तो हर क्वेश्चन पे इक्वल टाइम था, आपका 9 मिनट था, आपको 200 वर्ड लिखने हैं, यानी कि करीब आप जोड़ लीजिए 20-22 वर्ड जो है आपको पर मिनट लिखना है। आपको अपनी स्पीड जो है उस हिसाब से देखनी है, जरूरी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो इस बात में चिंतित हो जाते हैं कि हमारी स्पीड बहुत कम है। देखिए 2 चीज मैटर करता है राइटिंग स्किल में, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। सबसे पहले ये इंश्योर होना चाहिए कि आप जो है क्वांटिटी जरूर फुलफिल करें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 16 क्वेश्चन जबरदस्त लिखे कि एकदम पूरा बढ़िया लिखे और 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा, वो डिजास्टर होगा। ट्राई टू राइट ऑल द क्वेश्चंस, और ये जरूर श्योर करें कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको भी आप क्वालिटी जो अटेम्प्ट है वो होना चाहिए। राइटिंग में जो राइटिंग स्किल मेनली आता है, राइटिंग स्किल में 2 बात आती है। राइटिंग कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। देखिए निश्चित रूप से राइटिंग सुंदर होती है उसका असर पड़ता है, बट ऐसा नहीं है
कि राइटिंग सुंदर नहीं है तो उससे बहुत दिक्कत है। मेरी खुद की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे उसको मेकअप करते हैं, कैसे आपने अच्छी राइटिंग को आप खराब राइटिंग को आप प्रेजेंटेबल बनाते हैं। क्योंकि ये तो आपको मानना पड़ेगा जो भी टीचर वहाँ चेक कर रहा है उसके लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करेंगे तो आप ये बन जाएंगे, ये क्वेश्चन में इतना है। उसके लिए क्या वो क्वेश्चन जो पेपर है एक पर्टिकुलर पैसा है कि इतना पैसा जो है दिया जाता है, इतना पैसा मिलता है, इतना ऐसे। उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि फलाना जो ए है ये इसको 2 मार्क्स दे दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, 2 मार्क्स इसको कम मिल जाएगा तो ऐसा, फिर फर्क नहीं पड़ता। उसको जितना इजी रहेगा, जितना प्रेजेंटेबल उसके सामने रहेगा वो उतना आपको आसानी से मार्क्स देगा। उसको जितना आप परेशान कीजिएगा वो उतना आपको कम मार्क्स देगा। कोई भी टीचर, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो या कहीं के भी टीचर हो, उनको यही इच्छा होता है कि आसानी से हम पढ़े और आसानी से उसमें जो है उसके बाद वो बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। अगर पढ़ाई नहीं जा रहा है तो फिर कंटेंट की बात बहुत आगे बढ़ती है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है जिसकी भी राइटिंग अच्छी नहीं है आप लोग पॉइंट वाइज आंसर पे ध्यान दें। और दूसरा ये अंडरलाइनिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइटिंग को लेकर के वो चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज है कि जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेंस में अगर कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कोचिंग से करें, दैट डजंट मैटर, आप कहीं ना कहीं जरूर टेस्ट लिखें ताकि आपको आइडिया लग जाएगा 3 घंटे में आप कितना जो है लिख पाते हैं, कितना क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कितने छूट रहे हैं, कैसे छूट रहे हैं, आपको कैसे उसको इम्प्रूव करना है। ये सारी चीजें जो है आपको आइडिया लग जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 3 घंटे में जो है वो पेपर को जो है वो कंप्लीट करें। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन चीजों के अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं शुरू में बोल रहा था मैं भूल गया, वो इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हर आदमी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी एक स्ट्रेटजी है, आपकी कोई और होगी, प्रवीण की कोई और होगी, सर की कोई और होगी, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। सब लोगों ने अलग अलग स्ट्रेटजी से ये पेपर को क्लियर किया है। देयर इज नो वन सिंगल स्ट्रेटजी, इसी स्ट्रेटजी से यूपीएससी क्वालिफाई हुआ, हर स्ट्रेटजी से यूपीएससी क्वालिफाई होता है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो किस स्ट्रेटजी में लाई करती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका स्ट्रेटजी मेरे थोड़ा अलग हो सकता है। जिसका राइटिंग स्किल, जो स्किल बोलते हैं प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको लिखने का तरीका कैसा है, अगर आपका अच्छा है तो आपका वहां पे एफर्ट कम लगेगा, आपका बाकी जगह एफर्ट ज्यादा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि मेरी राइटिंग स्किल ओवरऑल जो है, चाहे राइटिंग सुंदर होना या फिर राइटिंग लिखने का, वो दोनों उतनी अच्छी नहीं। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, बाद में मैं फिर 11th-12th इंग्लिश में पढ़ा था, बट एक जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो थोड़ा सा वो होने से उतनी मेरी अच्छी नहीं है राइटिंग स्किल। मैं बहुत अच्छा लिखूंगा एक बात को और अच्छे से आएगा। तो मेरे को ये फोकस करना था कि मेरी राइटिंग स्किल जो है उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को राइटिंग स्किल पे ही वर्क करना है और साथ ही साथ मेरे को सिलेबस भी देखना है। बट आपकी राइटिंग स्किल अगर अच्छी होगी तो आपको राइटिंग स्किल में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस टेस्ट कुछ लिख देना है सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या राइटिंग स्किल में मेरी जो मेरा पेपर है वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो हर आदमी की अलग अलग स्ट्रेटजी है, हर आदमी का अलग अलग तरीका है। देयर इज नो वन सिंगल स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो तरीका है, ये जो बुक पढ़ने से सिलेक्शन होगा, वो बुक पढ़ेंगे तो नहीं होगा, या इसने क्वालिफाई कर लिया उसने नहीं किया। हर आदमी कभी ना कभी, कोई आदमी पिछली बार हो सकता है कि उसने मेंस भी नहीं क्वालिफाई किया और अगले अटेम्प्ट में उसने रैंक 1 या 2 या 5 जो भी है इस तरह से रैंक जो है वो ले आया। इसलिए स्ट्रेटजीज जो है केवल किसी को देख के बने, अपनी स्ट्रेंथ और जो आगे वाले लोग बोल रहे हैं उनको देख करके अपनी स्ट्रेटजी जो है डिवाइस कीजिए। एक चीज और जिसको ये एक्चुअली आई थिंक थोड़ा सा ओपन फोरम है जिसमें कि लोग क्वेश्चंस आई होप कि बाद में पूछेंगे। जरूर कहीं ना कहीं आप लोग अगर देख रहे हैं या कहीं भी वर्कशॉप इस तरह के चलते हैं तो एक जरूर जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, एक किसी अच्छे टीचर का सुन लीजिए क्या कहते हैं, क्या करना है। जरूरी नहीं है आप उसको फॉलो कीजिए, सो दैट कि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाए दिमाग में कि कैसे कैसे इस एग्जाम की तैयारी को जो है वो करना है। फिर से मैं बोलूंगा, लिमिट योर रिसोर्सेज, डोंट स्टडी टू मच। ज्यादा पढ़ने पर फोकस मत कीजिए। ये भी बुक पढ़ लिया, जैसे हिस्ट्री में है, किसी ने विपिन चंद्र राय पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, मैंने बहुत पढ़ाई की है। मैंने विपिन चंद्र राय पढ़ लिया है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, बहुत सारी बुक पढ़ी है। इकोनॉमिक्स में पता है कितनी सारी बुक्स पढ़ी है और कितने सारे मतलब कमिटी के रिकमेंडेशन ये सब पढ़ लिए। बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। आपको फोकस करना है कि क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या आपका सिलेबस क्या है, क्या ओरिएंटेशन है, किस तरह से क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन, उस सब को ध्यान में रखते हुए आपको जो है रिसोर्सेज जो है उनको फॉलो करना है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई थिंक और लोग बोलेंगे तो मैं आपको 1-2 चीजें और क्लियर करना चाहता हूँ। एक जो डाउट होता है कि ऑप्शनल क्या रखें, गो ऑन योर स्ट्रेंथ,
पुराने क्वेश्चंस देखिए, अपना स्ट्रेंथ देखिए। मेरा ऑप्शन संस्कृत था, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ाई नहीं की, मैंने कहीं भी ऐसा, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरा ऑप्शन संस्कृत था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो संस्कृत का ग्रेजुएट है उसी ने संस्कृत दिया। तो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने किया था। इसलिए सबका ऑप्शन अलग अलग हो सकता है, सब अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोग काम करें। इसमें ये नहीं सोचना कि यही ऑप्शन जो है वो काम करेगा, ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। ये एक और होता ना, ये मार्क्स फीचिंग ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ले लेंगे तो बिल्कुल तो मार्क्स एकदम जबरदस्त आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, बिकॉज आपका फिर मेहनत जो है उसी हिसाब से। मान लीजिए कि एक ऑप्शन है मार्क्स फीचिंग है, मान लीजिए मैथ्स का संस्कृति मान लीजिए, और मार्क्स फीचिंग कर देते हैं उसको, और बाद में आप मान लीजिए कि उसको आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप कोई मार्क्स फीच नहीं कर पाएंगे, आप केवल ऑप्शन में ही दिए रहेंगे। इसके अलावा एक डिटेल जो है ऐसे वैसे जो भी है उन सबके बारे में डिटेल प्रवीण बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से इतना ही है। आई होप अगर आपको मैं अपना पोस्टिंग आई थिंक बता ही दिया गया, मैं CTS के भी रांची हूँ यहाँ पे, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी इसके बाद भी अगर हो तो आप लोग हमसे संपर्क करें, बिकॉज आई एम करेंटली इन द टाउन ओनली। बाकी ये लोग तो खासकर जो भी नए बैच के हैं ये लोग तो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, तो आपकी कोई भी समस्या कोई परेशानी ट्रेनिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके होगी तो आप लोग बाद में इनसे संपर्क कर सकते हैं। आई थिंक यू पीपल आर वेटिंग, कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, लोगों का दिन भी याद आ गया। कई बार हम लोग भी ऐसे जब तैयारी करते थे तो ऐसे ही पीछे थोड़ा, मैं थोड़ा लेट स्टूडेंट था, थोड़ा आता भी कम था, थोड़ा डरता भी था, पीछे जो खड़े हैं उधर ही खड़ा हुआ था। धीरे धीरे सुन लिया अपना जो बात है, जो राउंड में क्वेश्चन पूछ लिया उसी से वो कर लिया कि हाँ ठीक है मैं नहीं पूछूंगा, मेरे को देख लेना चाह रहा था। तो वो वाली एटीट्यूड थी। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने हम लोगों को इतना समय दिया। मुझे लगता है कि अगली बार जो ऐसा नहीं बोला है, आप मुझसे कई लोग जो है लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि बोलेंगे मुझे कि सर आपने जो ज्ञान दिया था उसका कुछ फायदा हुआ है, कुछ फायदा हो गया और हमारा सिलेक्शन हो गया। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DC मैम का, IAS राजीव रंजन सर का, SP सौरभ सर का, और जितने भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टाफ्स हैं और जिला के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इट रियली गिव्स मी जॉय कि इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट आया था उससे ज़्यादा मैं तब खुश होता हूँ जब मैं डिफरेंट जगह सेमिनार करने जाता हूँ, देखता हूँ कि इतने लोग आते हैं, एटलीस्ट वी कैन एक्सचेंज आवर आइडियाज, और मेरे सक्सेस की वजह से ये सब हुआ है। दिस रियली गिव्स मी जॉय। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे एक चीज जो एक्चुअली में लाइफ में अच्छे से फील होती है कि एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड फॉर एनीथिंग इन आवर लाइफ। There is a famous saying goes, the future of a nation lies in its classrooms, and this is actually true. In fact, रविन्द्रनाथ टैगोर भी 1940s में बोले थे कि भारत के हृदय में जितना भी प्रॉब्लम्स है, भूखमरी, गरीबी, जितना भी प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज का समाधान एजुकेशन है, एंड दिस इज ट्रू। और एजुकेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे से मैथ्स फिजिक्स सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाते हैं। नॉट ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वैसा एजुकेशन जो आपको सच में कैरेक्टर बिल्ड करता है, वैसा एजुकेशन जो आपको फ्रीडम देता है, लिबरेट करता है। इनफैक्ट एजुकेशन के थ्रू हम समाज में जितना भी प्रॉब्लम्स देखते हैं सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाई वी से द फ्यूचर ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम अपने संविधान के थ्रू ये बताते हैं कि हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ पे
हर एक मनुष्य एक दूसरे को रिस्पेक्ट की निगाहों से देखे, सबको इक्वालिटी जस्टिस मिले, और ये चीज एजुकेशन ही करवा सकता है। और जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि बस आप कॉपी पेन पे लिख देते हैं, उसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली में उसे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं दहेज प्रथा की बात करूं या कम्युनलिज्म या कास्टिज्म की बात करूं, इफ यू आर रियली एजुकेटेड देन यू वुड नेवर डू दोस थिंग्स। आप कभी भी किसी वुमेन को गलत निगाहों से नहीं देखोगे, आप कभी भी गाली नहीं दोगे यदि आप सच में एजुकेटेड होते। So this is the meaning of education that I want to emphasize. Now coming to, यदि मैं UPSC के स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बात करूं तो it was a life changing process for me. मैं एक्चुअली में एजुकेशन का मतलब समझना सीख गया इस प्रोसेस के दौरान। मैं एक्चुअली में जो चीजें सीखा, सब कुछ तो नहीं लेकिन मैक्सिमम चीजें इंप्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ अपनी लाइफ में। और यही तो लाइफ है कि आप धीरे धीरे जो भी चीजों को समझते हैं उसे धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट करते रहिए अपने लाइफ में। तो यदि मैं बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूं यूपीएससी एग्जामिनेशन की, इनफैक्ट यदि डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करना बहुत डिफिकल्ट है इतने लिमिटेड टाइम में, क्योंकि यदि एग्जाम को मैं बहुत अच्छे से बताना शुरू करूँ तो एटलीस्ट 10 से 11 घंटे लग जाएंगे एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझने में। बट मेरा पूरा आइडिया इस सेशन का ये है कि यू शुड बिकम सेल्फ कैपेबल, और जो बातें सुनते हैं उसे इस पोडियम, इस ऑडिटोरियम के बाहर जाने के बाद यदि आपको लगता है कि दोज आर यूजफुल थिंग्स देन इम्प्लीमेंट इट। अदरवाइज आप हजारों टॉपर्स, हजारों लोगों की बातें सुन लें, यदि आप उसे अपनी निजी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं देन अदरवाइज इट हैज गॉट नो मीनिंग एट ऑल। तो फर्स्ट थिंग इस एग्जाम का मुझे रिक्वायरमेंट लगता है कि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके, और इनफैक्ट वाई कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ भी डेफिनेटली, लेकिन आई वुड इंसिस्ट कि वैसा वाई नहीं होना चाहिए आपका। यू शुड कम विद ए फुल एनर्जी कि मुझे समाज में कुछ अच्छा करना है, और यही आधार भी था इस सर्विस को बनाने का। इनफैक्ट ये तो ब्रिटिश सरकार बना के गई थी, लेकिन इसे सस्टेन करते वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे कि इसका ये मकसद है कि हमारे देश को यूनाइट करेगा, और देश का जो डेवलपमेंट है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक एरिया में डेवलपमेंट इस सर्विस के थ्रू करेंगे। जिस चीज का आधार कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हमने किया है, जिस चीज का आधार इतना नोबल हो, उस चीज को हम प्रिपेयर करते जाने से पहले कभी भी करप्ट माइंड से नहीं जा सकते हैं। एटलीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ना आए, आप आए तो बहुत ही फुल एनर्जी के साथ आए कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपने समाज में, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना है। After why, the another basic requirement for this exam is hard work plus smart work. In fact, I do not give too much importance to hard work. जब मैं हिस्ट्री बुक्स पढ़ता था तो मैं देखता था कि अपने फ्रीडम फाइटर्स यूनी 4 साल, 5 साल, 10 साल जेल में गुजार देते थे, और हम लोग के पास आज जितनी फैसिलिटी है, सब कुछ है, तब हमें क्यों परेशानी होती है। इनफैक्ट जितना भी मेहनत करना पड़े, मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ऑलरेडी रेलवेज में ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग में टाइम कम मिलता था, तो मैं 3 से 3.5 महीना लेस देन 4.5 आवर्स का स्लीप लिया। तो इसमें ये नहीं लगता था मुझे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस ये सोचता था कि दिस इज द रिक्वायरमेंट, मुझे करना है तो करना है। तो इस एटीट्यूड के साथ सोचिएगा, देन यू कैन इजीली पुश योरसेल्फ टू 12 to 13 आवर्स ऑफ स्टडी एवरी डे, और आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। लेकिन अब गेम इससे बढ़ गया, हार्ड वर्क तो करना ही है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क ये है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको करना क्या है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, एक अच्छे प्रोफेसर, टीचर, यू कैन बिकम एनीथिंग, एंड इनफैक्ट यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ यदि आप एजुकेशन के ट्रू मीनिंग के रास्ते पे चल रहे हैं तो। बट जो भी करना चाहते हैं, यू शुड नो एग्जैक्टली कि मुझे करना क्या है इस चीज में। यदि मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करूं तो आपको एग्जैक्टली पता चलना चाहिए कि एग्जाम है क्या यूपीएससी चाहती है एक स्टूडेंट से। लोग जैसे बोलते हैं क्या कि सिलेबस इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द सिलेबस, बट ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि यूपीएससी सोचे कि आपको सब कुछ पता हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी चाहती क्या है। तो यूपीएससी अपने तरफ से सिर्फ 2 सोर्स देती है, फर्स्ट इज सिलेबस एंड सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो मार्केट में जितना कुछ भी अवेलेबल है रिसोर्सेस, बीट स्टडी मटेरियल्स, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, एवरीथिंग कैन बी इम्पोर्टेंट ओनली इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड। यदि आप एग्जाम नहीं समझते हैं तो आप कितना भी रिसोर्सेज यूज कर लें, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। एंड दिस इज ट्रू। सपोज दैट आप लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, आपको वुड दे दिया जाए, सारे टूल्स दे दिया जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे बनाना है, देन विल यू बी एबल टू मेक इट? नो। अदरवाइज फिर जितने भी आपके पास रिसोर्सेज उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यदि आपको ये पता है कि चेयर बनाना कैसे, तब फिर आप सारे टूल्स को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आपके टूल्स की तरह हैं, और जब तक आपका खुद का विजन नहीं होगा कि इस एग्जाम का क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्यों करना है, तब तक आप इस टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाइएगा। इनफैक्ट ये जो डिस्कशन है, ये जो सेमिनार है, ये भी टूल्स की तरह है, लेकिन आप इसको सही तरीके से समझते हैं, जो भी यहाँ पे सीनियर्स या मैं कुछ बोल रहा हूँ उसे आप सही तरीके से समझ के इम्प्लीमेंट करते हैं, तब इसका मीनिंग है कुछ, और तब आप असली में कुछ फायदा उठा सकते हैं। अनदर थिंग अबाउट स्मार्ट वर्क इज यूज टेक्नोलॉजी। यूज टेक्नोलॉजी इनफैक्ट वाइजली, क्योंकि हम लोग आज इनफैक्ट हमारे पास पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन है इस फॉर्म के अंदर। इनफैक्ट इस एग्जाम के जितने भी रिसोर्सेज हैं आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं फोन के थ्रू, बट द थिंग इज कि क्या आप सही तरीके से वाइजली यूज करते हैं यानी फोन को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम इजीली फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के थ्रू फेक मैसेज, न्यूज इजीली फैला देते हैं, और इसके थ्रू हम लोग कम्युनल लाइफ इजीली करवा देते हैं। बट इज दिस द पर्पस ऑफ दिस टूल? इज दिस लाइफ? आप यदि ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन समझेंगे तो आप कभी ये काम नहीं करेंगे। और यदि आप सच में इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा, देन आप रांची के एक छोटे से रूम पे रह के, इनफैक्ट कोई भी जगह के गांव के एक छोटे से रूम पे रह के जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, यू कैन लिटरली प्रिपेयर द एंटायर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। एंड दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इनफैक्ट ये सेमिनार है, ये भी आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे। So this is smart work. Now coming to another aspect of this preparation is simplicity. Simplicity in fact life के हर एक एस्पेक्ट में होना चाहिए, और लाइफ इनफैक्ट इंडिविजुअल लाइफ तो है ही, सोसाइटी में भी सिंप्लिसिटी होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी रोबस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे सोसाइटी में बहुत सारा डिवीजन था, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे, कास्टिज्म था, कम्युनलिज्म था, एंड दैट्स व्हाई इट वाज इजी फॉर द ब्रिटिशर्स कॉलोनिस्ट कि वो इजीली तरीके से हमें कॉलोनाइज कर सके। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी मेड ए वेरी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कितना सिंपल है। उसका बस सिंपल फंडा है कि वी शुड सिक्योर फॉर ऑल आवर सिटीजंस रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम। इतना सिंपल वर्ड में पूरा ही सारांश निकल जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल है, और इसी सिंप्लिसिटी के आधार पर हमने इंडिया का स्थापना किया। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि हमारा देश कितना रोबस्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे प्रॉब्लम्स हट गए हैं, बट स्टिल वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड दिस वाज ओनली ट्रू बिकॉज ऑफ दिस सिंप्लिसिटी, एंड दिस सिंप्लिसिटी इज एप्लीकेबल इन दिस एग्जाम ऑल्सो। क्योंकि जब तक आप पूरे एग्जाम को, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे कितना भी बड़ा स्केल हो, लेकिन आपके पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड माइंड है डेफिनेटली, तो जब तक आप अपने पूरे प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई नहीं कीजिएगा, तब तक आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि मैं हिस्ट्री के लिए 2-3 बुक पढ़ रहा हूँ, जैसा सौरभ सर बताए कि आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, और एक बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़ता है। देन डेफिनेटली जो एक बंदा एक ही बुक पढ़ता है लेकिन बार बार रिवाइज करता है, he will be successful. Even Bruce Lee कहते कि I don't fear a person who has practiced 10,000 different things. I fear a person who has practiced 10,000 times a single thing. So this is the purpose here also, कि आप कुछ ही बुक्स पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। Another aspect है प्रिपरेशन का फाउंडेशन। आपके फाउंडेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक बातें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज ट्रू एवरीवेयर। आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो
तो आपके फाउंडेशन अच्छे होने चाहिए। यदि आपके फाउंडेशन अच्छे नहीं है देन यू कैन नॉट क्रिएट अ बिग बिल्डिंग, एंड दिस इज ट्रू फॉर दिस एग्जामिनेशन आल्सो। तो फाउंडेशन अच्छा कैसे करना है? बहुत सिंपल है कि आप एक बुक लिस्ट अच्छे से बनाइए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी एग्जाम के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में, और उस बुक लिस्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये बुक लिस्ट बनाने कैसे हैं। तो जैसा मैंने पहले एम्फसाइज किया कि वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप यूट्यूब पे गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कि टॉपर्स बुक लिस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और 2 से 3 टॉपर्स का वीडियोस देखिए, बहुत ज्यादा मत देखिए कभी भी, क्योंकि जैसा कहा ना मैंने कि आप यदि कुछ ही लोगों का देखते हैं और उसको समझ के इंप्लीमेंट करते हैं देन इट हैज गॉट मीनिंग, अदरवाइज आप हजारों वीडियोस देख लें इट विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल। तो कुछ ही वीडियोस देखिए और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान रखते हुए एक प्रॉपर तरीके से बुक लिस्ट तैयार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है कॉलेज का, तो मुझे 6 से 12 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने, एक एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगेन, यदि आपको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है देन यू कैन गो फॉर 6 to 12 एनसीईआरटी। तो जो आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो आपको बेसिकली आपके विजन को डिसाइड करेगा कि कैसे आप बुक लिस्ट तैयार करते हैं। क्योंकि मैं अपना मेरा स्ट्रेटजी काफी डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड काफी डिफरेंट था। हर एक लोगों का, जितने भी लोग अवेलेबल हैं, 1000 लोग हैं तो हजारों डिफरेंट टाइप के स्टोरीज हैं, हजारों डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड है। तो आप जब तक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान रखते हुए प्रिपेयर नहीं कीजिएगा तब तक यू कैन नॉट प्रिपेयर वेरी वेल। तो इस तरीके से अपना बुक लिस्ट तैयार कीजिए इंटरनेट को देख के, और उस बुक लिस्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए। देन अगेन द क्वेश्चन कम्स कि कैसे उस बुक को पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड वो बुक तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तरीके से तो लिखा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, वो डेफिनेट सी बात है कि वो हमारे लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तो लिखा नहीं गया है, दैट्स अ जनरल बुक। बट उससे मुझे कैसे सिविल सर्विस में जो रेलेवेंट है उसे पढ़ना है। तो जैसा मैंने पहले कहा था ना कि यू शुड अंडरस्टैंड द एग्जाम, और कैसे अंडरस्टैंड करना है, दैट इज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ो तो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने पास में रखो। और फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं तुरंत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता था कि क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या यूपीएससी चाहती है। फिर जब मैं दूसरी बार पढ़ा फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस तरीके से जब आप 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम का। और इस प्रोसेस में आप जब लगातार 3 से 4 बार लगा रहिए, 3 से 4 मंथ 5 मंथ तक लगे रहिएगा, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम का। आप एक दिन में नहीं समझ पाइएगा, एंड इट्स ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा इट्स ए प्रोसेस, ये वन टाइम इवेंट नहीं है कि आप तुरंत सीख गए। आप जब समझिएगा एक्चुअली में चीजों को, देन यू कैन डू वंडर थिंग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो फाउंडेशन अच्छा करने के बाद जब भी कुछ भी चीज पढ़ते हैं, एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अगेन गो टू द इंटरनेट एंड सर्च कि हाउ टू रीड कोई भी बुक जैसे पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री का पढ़ रहा हूँ, तो सर्च यूट्यूब पे कि हाउ टू रीड ऑल एनसीईआरटी फॉर हिस्ट्री बुक, या फिर हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। तो बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से यूजफुल है यूपीएससी एग्जाम के लिए। देन यू इम्प्लीमेंट इट। तो कहने का कि आपको एक चीज समझ में आ गया होगा मेरे सेमिनार से कि मैं एग्जैक्ट चीजें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें इतनी बड़ी है, इतना ज्यादा टाइम परमिट नहीं करता है। बट आई वॉन्ट टू गाइड यू कि किस तरीके से आप चीजें एक्सेस कर सकते हैं, और फिर आपके पास पूरा संसार है कि आप एक्चुअली में कुछ भी चीज एक्सेस कर सकते हैं, यदि वो चीज बेसिक समझ गए कि मुझे एक्सेस कैसे करना है। और वहाँ पे वीडियोज में बहुत ही डिटेल तरीके से टॉपर्स बताते हैं, मैं खुद वीडियोज बना रखा हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं जिससे मैंने खुद सीखा है। तो उनके वीडियोज देखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। देन जैसे मैंने पहला पॉइंट एम्फसाइज किया था, सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका एक निचोड़ निकाल के एक छोटा सा नोट्स बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिस्ट्री का जो ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडिएवल का है, वो 600 पेज का 650 पेज का टोटल बुक हो जाता है। फिर मैंने उसको 2-3 बार रिवाइज करके फाइनली 80 से 85 पेज के एक नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट वाज इनफ फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। और फिर वो 80 से 90 पेज में
3 से 4 बार रिवीजन करने के बाद इजीली 3 से 5 घंटे में उसको रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरी सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं यदि आप छोटा छोटा नोट्स बना लेते हैं। एंड दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। नाउ द अनदर एस्पेक्ट इज प्लानिंग बेस्ड प्रिपरेशन। जब तक आप प्लानिंग नहीं कीजिएगा तब तक आप ये मैटर नहीं करता है कि आप डेली 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है इतने डाइवर्स टाइप के लोग आते हैं। कुछ लोग फुल टाइम जॉब करते हैं उसके साथ निकाल लेते हैं, कुछ लोग पूरे टाइम रूम पे बैठ के पढ़ के निकालते हैं, कुछ लोग बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। तो कहने का कि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं समझिएगा, तब तक आप सही से प्लानिंग कर ही नहीं पाइएगा। एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल, एंड दिस इज ट्रू। क्योंकि आपको ये एग्जाम का स्केल इतना वास्ट है, इतनी सारी सिलेबस, इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि आप जब तक पूरी एग्जाम को समझेंगे नहीं, पूरे एग्जाम के एक एक पार्ट्स को नहीं समझेंगे और ये समझेंगे कि मुझे क्या क्या चीज कंप्लीट करना है, तब तक आप अच्छे तरीके से एग्जाम को प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग को यदि मैं बेसिक बातों में समझाऊं तो यदि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी कंप्लीट करना है तो मैं ये देखूंगा कि हाँ 8 दिन में मैं पॉलिटी कंप्लीट कर लूंगा, 5 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूंगा। इस टाइप से मैं डेली वाइज शेड्यूल बनाया और मैं ट्राई ये करता था कि मैं डेली के अपनी जो भी टारगेट है उसे कंप्लीट करूं। मेरा ये फोकस नहीं रहता था कि मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, मेरा फोकस ये रहता था कि मेरा जो डेली का टारगेट है, जो वीकली टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। और उसके लिए मुझे 13 to 14 आवर्स देने पड़े तो वो भी दे दूंगा, और कभी 8-9 घंटे में भी हो गया तो वो भी ठीक है, फिर हम मजे कर लेंगे। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड टारगेट बेस्ड प्लानिंग। नाउ यदि मैं स्पेसिफिक स्टेज पे हूँ प्रिपरेशन का, तो 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, तो मेरे और भी बहुत सारे टॉक्स हैं। वहाँ पे आप, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको सेल्फ केपेबल बनाना है इनसे। तो आप एक बार जब समझ गए कि मैं इंटरनेट का यूज कर सकता हूँ और जो भी चीज़ है उसे सर्च कर लूँ, तो आप इजीली सारा अच्छे तरीके से वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। बस मैं क्विकली गो थ्रू करूँगा हर एक फेज को। प्रीलिम्स के बारे में बात करूँ तो प्रीलिम्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि कैसे आप सही डिसीजन लेते हैं हर एक क्वेश्चन में विथ लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मुश्किल से आपको 30 से 40 क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता होगा, बाकी में आपको जितने भी आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और लिमिटेड समय है उसमें सही डिसीजन पे पहुंचना है। और ये काम एक डीएम और एसपी का भी होता है। डेफिनेट सी बात है, वो दिन भर में हजारों इश्यूज से डील करते हैं और जब तक उनके पास एक सही डिसीजन पे पहुंचने का एक तौर तरीका, शैली नहीं होगा, तब तक वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। और वही चीज का टेस्ट एक प्रीलिम्स से हो जाता है। तो प्रीलिम्स के 3 से 4 पिलर हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन, बेसिक्स, जो मैंने बताया था, बुक लिस्ट। सेकेंड चीज है करंट अफेयर। करंट अफेयर में 3 पिलर है। फर्स्ट इज द हिंदी न्यूज़पेपर, सेकेंड इज डेली आप द हिंदू का एनालिसिस वीडियोज आता है यूट्यूब पे शाम को आधे से पौने घंटे का, वो, और तीसरा चीज मैगजीन। तो हर एक एस्पेक्ट, अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से यूपीएससी, क्योंकि एट द एंड न्यूज़पेपर यूपीएससी वालों के लिए तो लिखा नहीं गया है, वो तो नॉर्मल न्यूज़पेपर है। द थिंग इज कि किस तरीके से आप उससे बेनिफिट डिराइव करते हैं, नहीं कि आपको स्कूल फीडिंग करना है, बल्कि खुद कैपेबल बनना है कि मैं किस तरीके से खुद ही उस तरीके से एनालिसिस करने लगूं। और तीसरा चीज मैगजीन। तो प्रीलिम्स की बात करूं तो ईयरली कंपाइलेशन आता है, उसको मैं 3 से 4 बार रिवाइज कर लेता था, एंड दैट वाज मोर देन इनफ। नाउ अनदर पिलर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत बार मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट बिलीव मी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी बार करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उतना ही कम है। मैं एटलीस्ट 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया था। और तभी आज भी मैं जब देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ नए स्टूडेंट्स के साथ, तो आज भी मुझे और पता चलता है कि किस तरीके से बेटर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे बुक पढ़ा जाता है, बुक में क्या क्या इंफॉर्मेशन गेन करना होता है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जितना आप लगे रहेंगे इस प्रोसेस में उतना बेटर करते जाएंगे।
नाउ अनदर एस्पेक्ट इज मॉक टेस्ट। बहुत सारे कोचिंग का मॉक टेस्ट आता है, उसे आप एग्जाम एनवायरनमेंट में दें। देन द क्वेश्चन कम्स कि कैसे इस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देने हैं। दिस इज प्रीलिम्स। नाउ कमिंग टू मेंस पार्ट। मेंस में एक एसे का पेपर होता है, 4 जीएस का पेपर होता है, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और कुछ 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। एसे पेपर अगेन आई वुड सजेस्ट टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऐसे एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का वीडियो है, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। और हर एक, जैसा मैंने पहले बताया ना कि ये प्रिपरेशन इतना वास्ट है कि 11 से 12 घंटे लग जाएंगे एक एक एस्पेक्ट को डिटेल से बताने में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाए अच्छे तरीके से कि किस तरीके से मुझे एक्चुअल चाबी चाहिए ताकि मैं पूरा रिसोर्सेज एक्सेस कर सकूँ, और वो मैं इनिशियल की देने आया हूँ, ताकि आप फिर उस की के थ्रू, पूरा इंटरनेट के थ्रू पूरा ही रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएं। पिछले 5-6 साल में यूपीएससी हर एक साल 8-8, 9 ऐसे के टॉपिक्स देती है। आप उस वीडियोस को देखें एंड देन राइट ऐसे पेपर। आप जितना अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि एट द एंड पढ़ कितना भी लें, वीडियोस कितना भी देख लें, जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते। इट्स अ फैक्ट। देन कमिंग टू जीएस पार्ट। ऑल्दो हर एक जीएस के एक टॉपिक्स का बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। उस चीज को, स्ट्रैटेजी को जानने के लिए गो टू इंटरनेट। बट मैं एक बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं तो ये है कि मेक नोट्स। यूपीएससी के सिलेबस में एक वर्ड जो मेंशन्ड है, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है और हर एक वर्ड्स पे खुद के नोट्स बनाने हैं, बेसिक नोट्स, और उसमें फिर करंट अफेयर ऐड करते जाना है लगातार। तब आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार होगा और फिर आपको उस नोट्स को अच्छे से याद करना है। क्योंकि एट द एंड मेंस में यदि मुझे आंसर राइटिंग करना है तो फर्स्ट थिंग आपके कंटेंट होनी चाहिए, डेफिनेट सी बात है, तभी तो आप लिखोगे। देन सेकेंड चीज आपको याद करना होनी चाहिए कि आप अच्छे से याद कर सको उस कंटेंट को। एंड द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। तो कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे याद करना है, अगेन इट्स अ बिग थिंग। आपको 2-2 घंटे के वीडियोस देखने पड़ जाएंगे थोड़ा सटल तरीके से समझने। टॉपिक पढ़ें, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसको पढ़ के अपने नोट्स को अच्छे से याद करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और जितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप इसका आंसर फर्स्ट बार लिखे तो बहुत सिंपल लिखिएगा, और दूसरी तीसरी बार लिखेंगे तो वही जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाइएगा। देन द क्वेश्चन कम्स कि कैसे हम अपने आंसर्स को एनालिसिस करें। एनालिसिस करने का भी एक बहुत अच्छा सा फ्रेमवर्क है, यूज इंटरनेट। सर्च की हाउ टू सेल्फ इवेलुएट मेंस आंसर्स। तो उससे आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी, सोसाइटी, हर एक जगह आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मैप्स काफ़ी इंक्लूड कर सकता हूँ। एथिक्स या फिर सिक्योरिटी एक टॉपिक है, वहाँ डायग्राम बहुत इंक्लूड कर सकता हूँ। तो कहने का कि हर एक जगह जो शटल बातें हैं वो आपको अच्छे से वीडियो देख के ही पता चलेगा। इतने लिमिटेड समय में मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ कि कैसे वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। देन द ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर के लिए मैं ऐसे बता, जैसे पहले ये सोच था कि कुछ ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बेकार होते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि 3 से 4 क्राइटेरिया रखिएगा ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने का। फर्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट होनी चाहिए, डेफिनेट सी बात है, तभी आप इतना बड़ा ह्यूमंगस सिलेबस प्रिपेयर कर पाओगे। सेकेंड चीज, आप अपने खुद से सर्च करके ये देखिए कि क्या मटेरियल्स अवेलेबल है यानी मार्केट में। फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स हैं उसके मटेरियल्स अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना होगा कि जो भी टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके मटेरियल्स अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड थिंग, आप खुद के स्ट्रेंथ वीकनेस को समझिए। फॉर एग्जांपल मेरा सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, तो मैं बीटेक आईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा हूँ और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, तो मैं उसे ऑप्शनल ले सका। दैट वाज माय स्ट्रेंथ। बट हो सकता है कि कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, देन यू कैन चूज अनदर सब्जेक्ट। तो आपको खुद से ध्यान रखना है कि क्या आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है। बट यदि कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइज देम कि जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, ढंग से पढ़िए। इट विल बी हेल्पफुल इन
मेनी वेज इन दिस प्रिपरेशन, और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में भी हेल्पफुल होगा वो चीज़। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल का चयन कीजिए, उस बुक लिस्ट को तैयार कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 3 बार तो एटलीस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। देन यू कैन से कि मैंने अपने ऑप्शनल पेपर को सही से प्रिपेयर किया है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आता है। पर्सनैलिटी टेस्ट को मैं ऐसे बोलूंगा कि वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है, बट एट द सेम टाइम इट इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन इनफैक्ट आपके डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, जब आप ये सोचते हैं कि वाई सिविल सर्विस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, जो आप पढ़ते हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि क्या आप दहेज लेंगे, तो यदि आप सच में ऐसा सोचते हैं, सच में आपकी लाइफ पूरे सेल में इंग्रेंड है कि दिस इज गलत, दिस इज रॉन्ग, तो आपके आंखों में वो ब्राइटनेस दिखेगा बोलते वक्त कि नहीं मैं कभी नहीं लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप गलत सोचते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं लेना तो है ही, एक बार आईएएस बन जाए, बट सामने बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, देन इट विल नॉट शो इन योर फेस, ठीक है। और वो लोग इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ। वो इजीली पकड़ लेंगे कि आपके फेस में क्या दिख रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। 1-2 और पॉइंट मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। नेवर फॉलो टॉपर्स। आप समझिए बातों को, और यदि आपको लगता है कि सही है, आप खुद से कन्विंस होते हैं, देन इम्प्लीमेंट इट। क्योंकि इनफैक्ट नेवर फॉलो एनीवन एट ऑल। जब आप पढ़ते हैं क्लासरूम में, तो आप आंख बंद करके तो नहीं मान लेते हैं प्रोफेसर की बातें कि हाँ सर बोल रहे हैं तो सही है, नहीं, आप समझते हैं कि सर बोल रहे हैं तो क्या लॉजिक है, और यदि आपको नहीं समझ में आता है, देन आस्क जो भी सर है, जो भी प्रोफेसर है। तो कहने का कि जब आप खुद से कन्विंस होकर कोई डिसीजन लीजिएगा, देन इट विल नॉट बी फॉलोइंग, और यही आपको हर एक समय लाइफ में करना है। नेवर फॉलो एनीवन एट ऑल, नॉट ओनली टॉपर्स, किसी को फॉलो नहीं करना है। देन नेवर ब्लेम योर सिचुएशन। जो भी आपको मिला है लाइफ में, बी ग्रेटफुल, एक्सेप्ट योर सिचुएशन, और वहां से आप काम करना शुरू करें। फाइंड सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि वी फोकस टू मच ऑन द प्रॉब्लम, बट रादर वी शुड फाइंड द सॉल्यूशन। यदि किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, देन विल यू कंप्लेन कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, या कि कोई रूरल बैकग्राउंड से है, अच्छा कॉलेज नहीं है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग? द थिंग इज कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है कि मुझे कैसे करना है, इफ यू रियली वांट टू डू इट, और कितना भी मेहनत लगे, यू शुड डू इट। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, देन आपके पास पूरा इंटरनेट के थ्रू सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है, बीट न्यूज़पेपर, सारे मटेरियल, सारे लेक्चर्स, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। व्हाट एल्स डू यू नीड? और रांची ऐसे जगह में आप कितने सारे लाइब्रेरी फाइंड कर सकते हैं जहाँ आपको इंटरनेट भी फ्रीली अवेलेबल मिल जाए। इनफैक्ट बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आपको उस स्कीम की एक्सेस करके आप फोन ले सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का कि फाइंड सॉल्यूशन, कभी ब्लेम मत कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं धनबाद गया था एक ऑब्जर्वेशन होम, तो वहां पे एक लड़का 10 साल की सजा काट रहा था। तो मैं उससे इंटरेक्ट किया, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया। उसके बाद उसने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग भी गाया और एक स्पीच भी बहुत अच्छा दिया। उसने ये पॉइंट एक्सरसाइज किया था कि हम बहुत ब्लेम करते हैं लाइफ में, वी शुड नेवर ब्लेम आवर सिचुएशन, वी शुड फाइंड कि क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। और उसको पढ़ने का बहुत मन था, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो नाम नहीं लिखा पा रहा था, तो अलग से आया और मेरे पैर पकड़ लिए। तो मैंने उसे उठाया, बोला लाइफ में कभी ये मत काम करना कि किसी का पैर पकड़ लो, आप एकदम रिस्पेक्ट से उससे हेल्प मांगो। हेल्प मांगने में कभी भी शर्माना नहीं है, किसी से भी आप हेल्प मांग सकते हो यदि आपको लगता है कि वो हेल्प कर सकता है, बट नेवर फील कि वो हेल्प कर रहा है तो हम उसके ऑब्लिगेटेड हो गए, वो मेरा उद्धार कर रहे हैं। यदि कोई हेल्प कर रहा है, दिस मीन्स कि दे आर शोइंग देयर ओन नेचर, और आपको भी ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करना है अपने सामने वाले पर्सन का। बी ग्रेटफुल बट नेवर फील ऑब्लिगेटेड। तो मैंने उसे उठाया और उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि सर 2 दिन का डेडलाइन है, 1 दिन में एडमिशन करवाना है। तो मैंने बोला क्यों करवाना है?
बोले सर मुझे बड़ा होके जब मैं एक बार निकल जाऊँ अपने सजा काट के मैं लॉयर बनना चाहता हूँ और गरीब लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। दिस वॉज हिज थॉट। मैंने उसी टाइम अपना टैब लैपटॉप खोला, वही टाइम एडमिशन करवाया वहाँ पे। एंड आई बिलीव कि ही विल डू ग्रेट इन लाइफ। तो मेरा भी होप था, तभी मैंने उसे हेल्प किया। बट सी हिम कि वो एक ऑब्जर्वेशन दैट वाज लाइक नॉट प्रेजेंट, बट आप बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 4 दीवारी के अंदर हैं, वहां पे उस अपॉर्चुनिटी देखा कि हाँ सर हेल्प कर सकते हैं, उसने तुरंत अपॉर्चुनिटी को कैच किया। और वही चीज आपको करना है, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। इसके साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। रियली सॉरी, मेरे पास यदि टाइम रहता तो मैं काफी ज्यादा इंटरेक्ट करता। थैंक यू वेरी मच। सुबोध कुमार जी 2020 के यूपीएससी के टॉपर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड में पढ़ाई हुई है। हम सब काफी देर से इनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि दिल्ली जाने कर पटना से यहाँ रांची आना हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा रांची विद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर कामनी कुमार मैडम से कि आप उन्हें बुके और शॉल से सम्मानित भी करें और शुभकामना करके आशीर्वाद दीजिए। डॉक्टर कामनी कुमार मैडम। बहुत ही राशि सर है, आईएएस टॉपर शुभम कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। उनका आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है कि अपने जीवन में जब ये युवाओं के साथ भागी पड़ेंगे तो हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपने मुकाम को पहुंचेंगे। मैं इनके बारे में जो मैं 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। तुझमें कुछ बात होगी तभी तो सारी दुनिया में तेरी बात होगी। कामयाबी का जुनून होगा तो मुश्किलों का क्या औकात होगी। मैं आप सबों के बीच में और शुभम जी बीच में मैं विवाद बनना नहीं चाहता हूं। मैं बड़ी आग्रह के साथ निवेदन करता हूं शुभम कुमार जी को आए। बच्चे आपके काफी देर से आपका सुनने के लिए बेताब है। हम राजी से स्वागत करेंगे कि उनको सम्मानित करें। पहले शुरू करें उसके पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप इस बात को बड़े ही गंभीरता से समझ लीजिए। ये कितने डेडिकेशन के साथ पब्लिक सर्विस के पॉइंट विजिट हुई। इनका पटना से सीधे दिल्ली जाने का प्लान था और 3 दिसंबर को मसूरी जो आईएएस की ट्रेनिंग एकेडमी वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। प्रवीण ने जस्ट थोड़ी देर पहले आपके साथ इंटरेक्ट किया। अभी वो धनबाद जाएंगे ट्रेन से और वहाँ से फिर वो अपने घर से जाएंगे और पटना से जाएंगे। इन्होंने अपना सारा घर का शेड्यूल छोड़ दिया सिर्फ मेरे इस रिक्वेस्ट पे कि रांची हमारे पूरे झारखंड का हृदय है और यहाँ पे निश्चित तौर पर इनकी उपस्थिति हम लोग के लिए जरूरी है, सब लोग के लिए एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने मैडम से भी कहा था कि हम लोग किसी न किसी बुलाएंगे। इनके इस सेक्रीफाइस के लिए और इस उत्साह के लिए, इस एनर्जी के लिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा अपने संबोधन में भी शुरू ही बताया कि हम लोग जिस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं, निश्चित तौर पर देखने में छोटे बातें लगते हैं। पेपर का एक न्यूज़ लिखा जाता है, एक हेडलाइन लिखा जाता है कि वो कर जाए, बट ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। दोबारा जब झारखंड और बिहार के व्यक्ति इस तरीके से टॉप रैंक में आएगा, मुझे लगता है कि बट हम लोगों के पास इतिहास का वचन दिखा जाता है शुभम के रूप में मौजूद। मैं चाहता हूं कि जितनी तत्परता के साथ, जितनी उत्साह और जितनी एनर्जी के साथ आप यहाँ पर लोग
आप किसी निश्चित तौर पर सुने और सलाह यही हमारा Good afternoon, everyone. Respected all the seniors, मंच पर उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, रांची में एक प्रोग्राम करना है, एक सेमिनार करना है. सो आई वाज वेरी इनिशियली आई वाज हेजिटेंट क्योंकि 29th मैं घर आया था और एक दो दिन का मुझे मेरे पास समय था. और देन आई डिसाइडेड कि एक यहाँ पे आके स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं. Because after result, I think I interacted with a lot of people, but whenever I interact with aspirants, students, then I feel a lot of satisfaction. So, I will tell you a little bit of my background. I was born and brought up in Kathiawar district, Bihar. एक गांव में जो है मेरा जन्म हुआ था. In the primary education I did from my village. Then I graduated from IIT Bombay in 2018, and in my final year I actually planned to have a career in civil services, and it was a very decisive moment for me, and very objectively I analyzed all my career options. So I think for any people, for any student, I think there are many career options, and you are the best judge, and you should not fixate your mind to a particular thing. College is the best time. Even after college, if you think certain field is important for you, then you should go for it. And I had many career choices, like working in a corporate, working in a company, or going in research area. So the best way to judge whether you are good in that or not, whether that career option will be good for you or not, is to first try it out and then speak to a number of people. So I did internship in a company in my second year, and after that internship I was not very, I thought that option is not very good for me. So I decided to go in research. I did some research in my college, and in my third year, I did my research internship from Purdue University, US. And even though I did my project well, but that thing was not very attractive to me. And in the final year, I decided that if I go into civil services, it will give me a lot of opportunities to work for people, and at the same time, I will also derive satisfaction. So this realization happened slowly. Through my childhood experiences in my village, and then when I was in leadership roles in my college. So then I realized that whenever I am working for others, I am getting a lot of satisfaction, and that work is actually motivating me. So once I decided that I will build a career in civil services, I spoke with a lot of people, a lot of seniors, just to get a feel whether this career option will be good for me or not, whether it will suit my personality or not. After deciding that I will prepare, then I finalized a plan. From January 2018, I started my preparation. So knowing one's strength, knowing your strength and weakness is also very important in life, not for civil services but for anything. So I realized that whenever I am keeping very distant goal, then I am not able to plan well, or I am not able to put all the hard work that it requires. So in January 2018 I started, even though I knew that 5 months won't be that sufficient, but I kept my first goal as the prelims 2018 that was there in June. So with that mindset, I thought that I will clear that examination. I prepared day and night. Fortunately or unfortunately, I was not able to clear 2018 prelims. I call it fortunate because my mains preparation was not that good, and even if I had cleared 2018 prelims, I won't be able to clear mains. And once I did not clear prelims, I revamped my thinking. I thought that 2019 would be my best attempt, and I will give 1 year to this examination, then again I will appear with all my preparation.
just after the prelims in June 2018, I decided to objectively choose my optional. Because in civil services, I think optional plays a very important role. And I gave a lot of time, around 40 days, to decide optional. People ask what should be the criteria. I think there should be only two criteria to decide optional. Your interest as well as your strength. Whether you will be able to study that optional for 2-3 years or not. Whether you have sufficient strength to excel well in that optional or not. So weighing all these factors, I decided to choose anthropology, even though I come from civil engineering background. So I think whatever your background is, you can choose any optional. And then I prepared for 1 year. But in from June to December 2018, second half, I was not able to prepare that well. There were many factors, but the realization happened in January 2019 that if I have to clear this attempt, I need to study well. So for any competitive examination, even though it looks very tough, but once you realize that you have to put a lot of effort, and even the 5-6 months towards the end is sufficient if you study well. So from January 2018, I gave around 8 to 9 hours daily, and that year I was able to clear with 298th rank. Even though in December 2018, I was pretty sure that it is very tough. This examination, I won't be able to clear it because a lot of syllabus was left. So what I did, I started prioritizing things. If certain topics, if certain areas is more important, I first covered those areas. So I think that is one lesson I want to give to everyone, that you should prioritize things in any preparation. Whatever that is more important, whatever is relevant to the syllabus, you should first cover those topics. And you should first do the bare minimum. So this I am saying is because many times what happens that we only plan and we collect number of books, but we never study those things. So I realized that it is better to study less and revise more rather than just collecting books and not revising it at all. So I tried to cover the entire GS preparation or optional subject into number of iterations. At first iteration I will cover the bare minimum. In second iteration I do the value addition, and then I will try to improve my answer. So everything is in entire preparation, even for prelims and even for mains, I did it like this. And the best way to analyze oneself is through tests, through mock tests. So for prelims in 2019, I gave around 70 tests, and for mains around 30. And similarly in 2020, because there was less time, it was around 40 days after the result, the next prelims. So I gave around 40 mock tests for prelims and around 50 mock tests for mains. So mock test, attempting papers, practicing a lot has played me a very important role in my UPSC journey. And many people, after getting results, they become complacent. My aim was always to become an IAS officer. So just after the result in 2020 August, first week, after the result, I decided that I will give one more attempt. Because that is the thing that I aimed for, and I already knew with my rank that I won't be getting IAS. So with this examination is peculiar in one thing, that even though you have cleared this examination, every time it is new for you. So from level 0 I started again, and fearing that if I not clear prelims I won't be able to make it. There was very less number of days. But at that time I always had very good support from my family and my friends. So a peer group, having a very good support from your peer group can play a very big role, not only in examination but in general in life. So I have very close group of friends with whom I used to discuss a lot, and then we used to motivate each other. And then I had a very good support from my family, from my father. So that has also played a very crucial role. He never asked me whether you will be able to clear it or not. We just used to discuss our planning, and he used to put a lot of
positive energy inside me. So whenever I used to feel demotivated, I used to talk to my father. So I think at the end it all played well for me. And apart from that, I think having a positive mindset for examination is also very important. So whenever you feel that there is certain negative people around you, just be away from them. Should not reply to them whether if they are asking whether you will be able to clear the examination or not. No, when I started my preparation, I told one of my relative. So the first question he asked is, job nahi mila kya? So this happens. Even your relative will try to pull you down. You don't have to listen to anyone else. Your family, you yourself is enough. And you don't have to prove anything to anyone. आपका competition आपसे होनी चाहिए. Just try to become a better version of yourself. ये कोट मैं अपने टेबल के आगे लगा के रखता था और I used to compete with my marks that I used to get in mock papers. Or everyone knows how many marks if you score you will be able to clear prelims or the final examination. So I had that target that I will score this much, 150 in essay or 450 in GS or 300 plus in optional. So these kind of targets I used to have, and then I used to plan accordingly to achieve that target. You can refer toppers mock papers and then you can easily analyze what kind of standards, what kind of quality in answer writing you require. So having a good planning is also very important. And that planning will depend upon the time, the amount of time that you are having. So I used to plan very holistically before the examination. And just after prelims, I used to plan for mains. And after 1 month, I used to plan again because I know that many things which I had planned earlier, I won't be able to clear it. I won't be able to complete it. So then I used to again reprioritize things. So this thing is very common in any competitive examination, that you won't be able to complete 100%. But if you are able to do only 70 to 75%, I think for any competitive examination that is sufficient. So I used to be consistent with my effort. Even after joining Indian Defence and Armed Service, I was into little bit into preparation. And on the day of the result, I was actually reading international relations at the time of when the PDF and the result came. I was reading international relations for next prelims. So I think one cannot be very sure in this examination. So if you plan that you will give this number of attempts, 2 or 3 attempts, if I had planned, then I will try to give those number of attempts without thinking the result. So just after prelims, I never waited for the prelims result to come. So the next day I used to start my mains preparation. And then again after mains preparation, I used to again read something related to mains and then interview. So I think consistency has played a very important role in whatever success I have achieved. And for any competitive examination, I think it is very common to have a lot of emotions. You will go through every kind of emotions that you know. So it's very common to feel low in the preparation phase. But you should always remember that IAS training does not start in Lavasana. It always starts with the preparation. The preparation will make you more mature, will make you more a better person, a better administrator. So one learns to handle these kind of pressure during the preparation phase itself. So even I used to go through low phase, but because I had a good peer group, because I had very good support, and because I knew that confidence is a very important role in this examination, I used to motivate myself. People ask where to cover, how to cover current affairs. I think for anything, be it current affairs, GS, there is 2 ways to cover it. Firstly, try to focus on the original sources. For example, newspaper, I used to cover it from the Hindu and Indian Express. And then I used to listen to All India Radio and Rajya Sabha TV. After that, there used to come compilation from coaching institutions, monthly compilation. So that thing I used to refer.
So for GS also, first I covered the basic thing from whatever resources are I decided. Then I used to supplement with facts, figures, examples, diagrams. So these things you can easily find out if you just Google the topic of syllabus of UPSC on Google. And then I used to write it somewhere else. I have shared my short notes in my Telegram channel. More than 70,000 people have joined it. Shubham Kumar Strategy and Notes for UPSC. This is the name of my Telegram channel. So for specific guidance, you can refer those. And in very detail, I have made one video which you can find on YouTube, 4 hours long video, where I explained how to prepare for prelims, how to prepare for essay, how to prepare for each GS paper, and how to do answer writing. Everything I will explain in detail, and that's it from my side. Thank you everyone.